अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, साउथ के एक राज्य कर्नाटका में आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इतने दिन से हम लोग भी देख रहे थे कि कर्नाटक में क्या चल रहा है और मैंने ये निश्चय किया था कि जिस दिन प्रचार कार्य समाप्त होगा उस दिन कर्नाटका की डिबेट आपके साथ आयोजित करेंगे और कर्नाटक में इस बार क्या होने जा रहा है इसके बारे में खुली चर्चा करेंगे। अब जब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और शनिवार को वोटिंग होने जा रही है 10 तारीख को, उस दिन तय होगा कि कर्नाटका पर कौन राज करने जा रहा है। 10 तारीख को वोटिंग होनी जा रही, क्षमा कीजिएगा, और उसी दिन लॉक हो जाएगा और 13 को परिणाम आने वाले हैं। तो कर्नाटक के मसले पर हम एक विस्तृत परिचर्चा आयोजित करने जा रहे हैं। बहन भाइयों, कर्नाटक का चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। 224 असेंबली सीट्स वाला यह राज्य इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सीधी टक्कर कर्नाटका में दिखाई दे रही है और ये टक्कर कोई मामूली नहीं है और ये टक्कर बहुत बड़ी है, जहां पर स्थानीय नेता पीछे छूट रहे हो लेकिन दिल्ली नेतृत्व दोनों पार्टियों का बराबरी से चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है, सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी जबरदस्त संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप कर्नाटका में ही पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियां और रोड शो की हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मोदी के नाम के सहारे और उनके चेहरे पर हम ये चुनाव जीतेंगे और सरकार में लौट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इश्यूज बनाने की कोशिश की। अब वो सत्तारूढ़ दल हैं तो उनके सामने मुद्दे भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हो सकते हैं जो विपक्षी दल उठा सकते हैं। लिहाजा बीजेपी ने जहर को, सांप को, बजरंगबली को, आरक्षण के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने अन्य राज्यों के मुकाबले इस बार बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संगठित होकर और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा। पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस लीडरशिप और कांग्रेस का फोकस बम्बई सरकार के 40% कमीशन के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। भ्रष्टाचार का मुद्दा, बंगलौर और आसपास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, सेंट्रल कर्नाटका की समस्याएं, कोस्टल कर्नाटका की समस्याएं, हैदराबाद कर्नाटक के इश्यूज और मैसूर कर्नाटक के इश्यूज और मुंबई कर्नाटका के इश्यूज, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। बीजेपी को बहुत कड़ी चुनौती का सामना कर्नाटका में करना पड़ रहा है। अभी तक जितने सर्वे आए हैं, जितनी भी ओपिनियन पोल्स आई हैं, अधिकांश में, बल्कि करीब करीब सब में कांग्रेस वहां पर लीडिंग पोजीशन में है और सरकार बनाने की स्थिति में है, ऐसा ओपिनियन पोल प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, क्या मुद्दे हैं कर्नाटक के और किन मुद्दों पर लड़ रहा है कर्नाटक चुनाव? क्या राष्ट्रीयता के विषय पे, राष्ट्रवाद पे, सांप्रदायिकता पे या जेन्युइन इशू पे कर्नाटक चुनाव लड़ रहा है? इस बार कर्नाटक का बड़ा एसिड टेस्ट है। एक और किंग मेकर पार्टी है वहां पे, जनता दल सेक्युलर, देवेगौड़ा की पार्टी। ये बहुत कमाल की पार्टी है। कब किसके साथ ये कहां चले जाएं इनका भी कोई ठिकाना नहीं रहता। हो सकता है कि अगर हंग असेंबली की स्थिति में आए तो मैं आज इस बात को प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में होगी। हो सकता है किंग भी बन जाए। बीजेपी कांग्रेस को रोकने के लिए जेडीएस का इस्तेमाल कर सकती है और कांग्रेस भी बीजेपी को रोकने के लिए जेडीएस का इस्तेमाल कर सकती है। तय होगा कि किसके पास नंबर्स क्या हैं। लेकिन बहनों भाइयों, कर्नाटक के मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। यह पूरा चुनाव आसपास आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार के मामले पर, गरीबी के मामले पर, बेरोजगारी के मामले पर, सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर और ये 40% कमीशन के जो आरोप थे, ये एक बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी जहां पर घिरी वो है क्षेत्रीय नेतृत्व। येदियुरप्पा 75 साल की उम्र की वजह से उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। लिंगायत समाज बहुत ताकतवर कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जो क्लोज डोर रहती है और जो एक नाके से गुजरती है, यानी उनके वोटिंग पैटर्न हमेशा एक रहे हैं। और लिंगायत समाज ये तय करता है कि कर्नाटक में हुकूमत किसकी हो।
उस समाज के जो सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा वो घर बिठा दिए गए। अभी 6 महीने पहले उनको सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड में बीजेपी ने सम्मिलित किया और उनको कैंपेन भी लीड करने को दिया, लेकिन मोमेंटम इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि अगर जीत के आते हैं तो वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पद छोड़ चुके हैं। मुंबई के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं कि बीजेपी ने खुद उनको बैक बेंच पे कर दिया है। तो वहां जगदीश शेट्टर पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो बीजेपी के पास वहां पर क्षेत्रीय नेतृत्व में वो करिश्माई लीडरशिप नहीं है जो साउथ के लोगों को बीजेपी से डायरेक्ट कनेक्ट करे। ये एक बड़ी समस्या से बीजेपी गुजर रही है। वही कांग्रेस के पास सिद्धारमैया भी हैं, कांग्रेस के पास डीके शिव कुमार भी हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं से आते हैं। जेडीएस के पास अपनी सिर्फ स्थानीय लीडरशिप ही है। इस मामले में बीजेपी को थोड़ा पीछे हटना पड़ रहा है। और वहीं सेंट्रल बेंगलोर में और खासतौर पर बेंगलोर शहर के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां लगने वाला ट्रैफिक जाम बहनों भाइयों बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, जैसे ही वोटिंग होगी उसके बाद वीकेंड शुरू होंगे, बहुत से लोग छुट्टियां लेकर निकल जाएंगे और पिछला अनुभव यह बताता है और रिकॉर्ड यह बताता है कि आधा बंगलौर वोटिंग नहीं करता। 50% लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं या अपने घर गांव चले जाते हैं। और इस बार तो वीकेंड भी आ रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि घूम फिरकर भी बेंगलौर और उसके आसपास के विधायक कभी बीजेपी से चुन के आ जाते हैं, कभी कांग्रेस से चुन के आ जाते हैं, कभी जेडीएस से चुन के आ जाते हैं। व्यक्ति वही हैं, पार्टियां कई बार बदलती रहती हैं। जनता भी आजिज है और इस बार वोटिंग न करने के भी बहाने बहुत से हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं कर्नाटका के। तो इस बार बहुत कुछ तय होने वाला है कि वहां क्या होगा, कौन जीतेगा कर्नाटक और किसकी बाजी वहां पर लगने वाली है। कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा है बड़ी दिलचस्प। बड़े टॉप गेस्ट बुलाया हूं, आज आपके साथ कर्नाटक पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आतंकवादी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं कि यहाँ कर्नाटका में किसान आत्महत्या से आपको मालूम है कि हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। यहां आतंक है तो महंगाई का आतंक है, बेरोजगारी का आतंक है। यहां 4 सालों में 6,487 किसानों ने आत्महत्या की है। तो बहनों भाइयों, 10 तारीख को कर्नाटक में वोट डाले जाएंगे। मेरे साथ मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उमा शंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अमिताभ भूषण जी जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं और 2 विशेष मेहमानों को मैंने आज की डिबेट में आमंत्रित किया हुआ है। नाजिम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, कर्नाटक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आजकल उधर ही कैंप किए हुए हैं। और थोड़ी देर में राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कर्नाटक में सपा के प्रभारी और वहीं के स्थानीय निवासी भी हैं, वो भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब जब प्रचार कार्य आज समाप्त हो गया है, आप अपनी पार्टी यानी बीजेपी के लिए क्या स्कोप देखते हैं, पहला सवाल। और दूसरा, स्थानीय नेतृत्व तो इस बार आपके पास उतना मजबूत नहीं है कि आप मुकाबले को बड़ा दूसरा मोड़ दे सकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जब जिसकी सरकार हो तो 5 साल बाद उसको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही वोट मांगना चाहिए। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। जो गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, वहाँ के सुपारी किसान से लेके जो गन्ना किसानों के लिए काम किया है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से करीब 12,000 करोड़ रुपया वहाँ किसानों को सीधे दिया गया है। मैसूर और बेंगलोर का एक्सप्रेसवे बनाया गया है। करीब 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए का निवेश केवल और केवल हाईवे प्रोजेक्ट्स में किया गया है।
2 एयरपोर्ट थे हमारी सरकार बनने के पहले और आज वहां 7 एयरपोर्ट फंक्शनल है। तो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम किया है, किसानों के लिए काम किया है। वहाँ एक IT हब है बेंगलोर, और वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए भी तमाम प्रकार के निवेश प्रदेश और देश की सरकार ने किया। उसी आधार पर हमने वहाँ जनता से आशीर्वाद और मत मांगा। पूरा भरोसा है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी वहाँ जनता के आशीर्वाद से बनाएगी। 40% कमीशन वाला मसला बीजेपी सरकार के साथ वहां चिपक गया है, इस पर कोई स्पष्टीकरण सफाई नहीं आई। देखिए ब्रजेश जी, नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये आरोप कौन लगा रहा है? कांग्रेस लगा रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस भी आरोप लगाए तो लोग हंसते हैं। इनके तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 85% कमीशन जाता है, 15% पहुंचता है केवल जनता तक। और जब परिणाम आएंगे तो ये जो आरोप है वो निराधार निकलेगा, ऐसा भरोसा है। क्योंकि अब कांग्रेस के पास वहां अगर इतने सॉलिड आरोप रहते तो वो बजरंग बली, PFI, जो संगठन बैंड है, PFI, उसको कह रहे हैं बैन कर देंगे, इस तरह की झूठ बोल रहे हैं और उसकी तुलना बजरंग दल से कर दे रहे हैं। तो ये हताशा है कांग्रेस की, चूंकि उनके पास आरोप नहीं है, आरोपों का दिवालियापन है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा? दूसरा, येदुरप्पा, वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से, या भले उनको लीड करने को कैंपेन दिया गया हो। बोम्मई को ऑलरेडी बैक बेंच पे डाल दिया गया है, तो बीजेपी का नेतृत्व तो वहां कौन करेगा? देखिए, आदरणीय येदुरप्पा जी को जो हमारी सर्वोच्च संस्था है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसके मेंबर हैं। यानी देश भर में जो तमाम निर्णय पार्टी लेती है, चुनाव से संबंधित अन्य जो भी निर्णय लेती है, उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। और वो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ स्टार प्रचारक हैं। और मुख्यमंत्री का निर्णय, देखिए, हम आपके चैनल पे बैठ के कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, पर जीतेगी बीजेपी तो येदुरप्पा को तो कुछ मिलेगा नहीं, वो तो अब रिटायर हो चुके हैं। तो इसलिए बीजेपी उस चीज को कैसे हैंडल करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर बूथ अध्यक्ष तक कार्यकर्ता भाव से चुनाव में लगता है, फिर पार्टी तय करती है किसको क्या भूमिका देनी है। तो आपको लगता है बीजेपी घिर गई कि नहीं? वहां पे इस बार मजबूत कंपटीशन मिल रहा है? नहीं, हमसे सवाल है ना? जी, आपसे ही है। गिर गए हैं इस बार? बिल्कुल। देखिए, आप ब्रजेश जी, हैदराबाद के नगर निगम का चुनाव हो जी, और चाहे पूर्वोत्तर का चुनाव हो, और चाहे उत्तर प्रदेश समेत मध्य का चुनाव हो, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो, फिर वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी लोग मेहनत से लगते हैं। और हम कभी थैंक यू मनीष जी, शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। राजीव राय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कर्नाटक में सपा के चुनाव प्रभारी और कर्नाटक में ही रहकर अपनी राजनीति करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत। उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस का सीधा मुकाबला है बीजेपी से और ऐसा सर्वे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर ओपिनियन पोल्स और सर्वे जो आए हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस बहुत लीडिंग पोजीशन में है। लेकिन ये सांप, जहर, बजरंग दल, राष्ट्रीयता, संप्रभुता, इन सब मसलों पर आप घिरते जा रहे हैं और बीजेपी आपको खींच के अपनी पिच पे ले जा रही है और आप अभी तक हाथ छुड़ाने में कामयाब नहीं हुए। पांडे जी, देखिए ब्रजेश जी, सच्चाई ये है कि हार के डर से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश कर ली। कर्नाटक में नाटक की भरमार भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने कर ली। प्रधानमंत्री जी बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय कर रहे हैं। बजरंग बली पहले नहीं याद आए, अब याद आए हैं। क्यों? क्योंकि जो भ्रष्टाचार वाली 40% कमीशन वाली सरकार आप अभी जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस आरोप लगा रही है। माय डियर, पढ़ लिख के आया करिए, कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है। संतोष पाटिल जो ठेकेदार थे, आप ही की पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। प्रधानमंत्री जी को कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार के संगठन ने, अरे तो ठेकेदार के कहने पर पूरी सरकार को 40% बता दोगे? तो वो कौन मांग रहा था? ईश्वरप्पा मांग रहे थे। प्रधानमंत्री जी जिनसे डायरेक्ट हॉटलाइन पे बात करते हैं, वो मांग रहे थे और पूरी रेट लिस्ट है, देखा होगा इन्होंने।
इनको इतना पूरा एक रेट लिस्ट बना हुआ था। इसलिए आप कोई भी नारा ब्रजेश जी जनता को अपील कब करती है, जब उसमें सच्चाई होती है। आपने कहा 40% कमीशन चिपक गया, बिल्कुल चिपक गया है। जनता ने 4.5 साल वो झेला है, वो देखा है। अगर हमारी बातों में सच्चाई नहीं होती तो आज भारतीय जनता पार्टी को बजरंग दल को बजरंगबली के बराबर लाके खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ऐसा चांस दे ही क्यों रहे हो? नहीं, हम नहीं दे रहे हैं। क्या कर्नाटक बिल्कुल आपने आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांप जहर क्यों बोलते हो ऐसा, जब आपको पता है आपको खींच ले जाएंगे वहां? वो नहीं, उन्होंने देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप भी तो चाहते हो तमाशा हो थोड़ा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा था ब्रजेश जी, और वो सच्चाई है। नफरत की आग से पूरे देश को जला देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये किसी से नहीं छुपा पांडे जी है। मुझे बताइएगा कि बंगलौर का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पुअर है इस वक्त। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस शहर पर कोई दुनिया भर में साख हो, मल्टीनेशनल कंपनियां और सबसे ज्यादा निवेश अगर कहीं आईटी सेक्टर में आ रहा हो, बेंगलोर है। पर आप अगर एक कोने से दूसरे कोने जाएं 3 घंटे लगेगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी बदहाली उस शहर की है, देखकर अफसोस होता है। बिल्कुल आप लोग भी तो हुकूमत पे रहे हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ब्रजेश जी। हमने तो उसको आईटी हब बनाया था, हमने उसको इंटरनेशनल फेम दिलाया था बेंगलोर को, हमने उसको सिलिकॉन वैली बनाया था। इन्होंने क्या किया, 40% कमीशन पूरे कर्नाटक को बर्बाद कर दिया। अभी नंदिनी के साथ इन्होंने क्या किया, अब बैकफुट पे आ गए, अब नंदिनी रट रहे हैं, अब उसको उस पर लेके अपनी बात कर रहे हैं कि हम छूट देंगे, हम खरीदेंगे। ये सब चीजें देखिए। और एक और बात, अच्छा एक बात बताओ, इनसे तो बड़ा आप आगे बढ़ बढ़ कर पूछ रहे हो, आपकी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दोनों झगड़ रहे हैं, सुना? कोई नहीं झगड़ा। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, नहीं कोई झंझट चल रहा है। न डीके शिव कुमार जी, न सिद्धारमैया जी, कोई नहीं लड़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका गृह क्षेत्र है, और सब पूरी ताकत से एकजुट होकर लड़ रहे हैं। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात की थी ब्रजेश जी, आपने कहा कि वो लोकल क्षेत्रीय नेता नहीं है। क्यों नहीं है? जो 40% कमीशन के बाहर वाले थे, सेक्टार से लेके उप मुख्यमंत्री, ये सारे लोग तो हमारे पास आ गए। अब 40% वाले इनके पास बचे। उधार के नेताओं पर खड़ी है कांग्रेस वहां पे, ये कह रहे हो पांडे? नहीं, हमारे पास, हम तो पहले भी उधार के नेताओं पे। ब्रजेश जी, जो 18 में चुनाव हुआ था, हम ही सबसे बड़ी पार्टी थे, हम ही सबसे वोट प्रतिशत में भी और सीट संख्या में भी 80 सीट लेके सबसे बड़े दल थे। और इन्होंने कैसे वो सरकार गिराई थी सबको पता है। देखो पांडे जी, अगर जीत भी लोगे तो ऑपरेशन लोटस से बचना है, उसकी नहीं, व्यवस्था पहले दिन से लग जाना। ब्रजेश जी, इस बार पूर्ण बहुमत के साथ 150 के आसपास सीट लाने। लास्ट बात मेरी अब अगले राउंड में कह लीजिएगा। थैंक लास्ट यू, जो आपने चूंकि कहा था, अच्छा, जो मैं कह रहा हूं, देखिए 20 सेकंड। मुंबई और येदुरप्पा को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी रोड शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये 40% वाले हैं। 75 साल की उम्र होने के नाते येदुरप्पा को नहीं हटाया था, इसलिए हटाया था क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। और जो भीड़ उमड़ रही है वो ये है कि अभी वो अमित शाह जी का वीडियो एक न्यूज एजेंसी ने वायरल किया, उसमें भीड़ नहीं थी और आयोजक को अमित शाह जी डांट रहे थे। धन्यवाद। और बाद में उस एजेंसी ने उस वीडियो को एडिट करके पांडे जी, अब सुनने की क्षमता विकसित करो। और भी शानदार मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। राजीव राय को मैंने आज विशेष रूप से आमंत्रित किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पिछले 2.5 दशक से 25 साल से कर्नाटक में रह रहे हैं, वहीं राजनीति कर रहे हैं। और अभी अखिलेश यादव का दौरा हुआ था, तब भी ये लोग घूम रहे थे और अपनी पार्टी के कर्नाटक में प्रभारी भी हैं। आज हमने उनको 2 मकसद से आमंत्रित किया है। एक, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखें, वो उनका हक है, लेकिन हम उनसे कर्नाटक के इशूज भी समझेंगे कि वहाँ मुद्दे क्या हैं। राजीव राय जी, स्वागत आपका। पहले तो सबको ये बताइए कि कर्नाटका में इस बार कौन से मुद्दे हैं जो वहाँ की राजनीति और पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? अब जब प्रचार समाप्त हो गया है, एक्चुअल सिनेरियो क्या है? ब्रजेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपके अनुमति से एक छोटा सा संशोधन करना चाहूंगा अपने परिचय में। 25 साल से जरूर वहाँ हूँ, लेकिन वहाँ रहकर राजनीति नहीं करता हूँ। वहाँ सिर्फ महीने में 5 दिन 6 दिन से ज्यादा एक हफ्ता याद ही नहीं कर रहा हूँ जी। दूसरी बात, जो मुद्दा आपने बताया, कांग्रेस कर्नाटक में मुद्दों की कोई कमी नहीं। जो एक तो आपने सबसे बड़ा मुद्दा उठा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिस बेंगलोर को गार्डन सिटी का नाम से था, ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता था। मैंने सही मुद्दा उठाया है? नहीं, बिल्कुल सही मुद्दा है। एक सजा हो गई। और मैं बताऊं अपना अनुभव, आपके तमाम पत्रकार साथी जो कवरेज करने गए थे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग सबको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं,
जो भी जहां मिलता था बोलता भैया ये क्या बेंगलोर हो गया है, ये क्या बेंगलोर हो गया है। उसका वजह मैं आपको बताऊं, ये जो 40% सिर्फ 40% दिखता है वही नहीं है। कर्नाटक में ऐसी स्थिति आ गई पॉलिसी के डिसीजन पर कि किस विधायक को कितना कमीशन देना है, इससे उसके विभाग उसके इलाके की सड़कों को, चाहे नई सड़क बनी हो, मेरी कॉलोनी में 1 साल पहले सारी सड़कें नई थी और चुनाव से पहले चूंकि बजट खत्म करना था इसलिए उन सड़कों को उखाड़ कर फिर से सड़क बनाया जाने लगा। जिन सड़कों पर कोई एक गड्ढा तक नहीं था उसको उखाड़ कर फिर बनाया जाने लगा, क्योंकि वहां के विधायक को पैसा पहुंचाना था। तब वो 40% आता है। इतना सिस्टमेटिक ढंग से करप्शन का एक नया तरीका। मेरे तो मोबाइल पर अभी एक हमारे प्रत्याशी ने भेजा है फोटो, अगर इजाजत हो उसकी ऑथेंटिसिटी आप जानिए। वहाँ एक, ये अगर आपके चैनल पर आ रहा हो, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 3,500 रुपया नोट के साथ एक शिव जी की फोटो दे रहे हैं कि इसकी कसम खाओ कि आप मुझे वोट दोगे, 3,500 रुपया आपका एक वोट का है। तो आपने बताया कि बेंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट, और क्या मुद्दे हैं, और कौन सी पार्टी आपके हिसाब से वहां हावी दिख रही है आपको? वो बेरोजगारी से चरम पर है, भ्रष्टाचार को बताया दिया। बिजली की इस समय इतनी क्राइसिस है, पूरी गर्मियां भर कब बिजली आएगी कब जाएगी, और पानी का तो पता नहीं, हफ्ते में 2 दिन आता है। ये इनका विकास का अद्भुत मॉडल है वहाँ। और अभी मैं बताऊं, 2 दिन पहले हम लोग आए, 2 दिन का मैं कल आए वहां से, नीट का एग्जाम था और माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो करने के लिए दोनों तरफ से बच्चों को रोक दिया गया था। जाने कितने बच्चों को मीडिया के साथी उसको आने नहीं देंगे, लेकिन आपने चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ब्रेकिंग न्यूज को समझ लीजिए। नीट के एग्जाम के दिन माननीय प्रधानमंत्री का रोड शो होता है और भीड़ दिखे इसलिए बच्चों को एग्जाम से रोक दिया गया। ऐसी घटना कहीं आपने नहीं देखा होगा। वहाँ बेरोजगारी का एक कम सीमा पर, इतनी बेरोजगारी बेंगलोर जैसे शहर और कर्नाटक में कभी स्थिति नहीं देगी। अच्छा, बीजेपी क्लेम कर रही है कि वो दोबारा सरकार बना लेगी, ये सही? मैं आपको लिख के जा रहा हूँ, सुन लीजिएगा। 70 को पार करते करते इनकी हालत खराब हो जाएगी, 70 के नीचे रहेगी बीजेपी। सोच लो राय साहब। मैं सोच के बोल रहा हूँ। वहाँ मैं यहाँ से जाकर नहीं आया, वहीं से आ रहा हूँ, कल ही आया हूँ वहाँ से। और मैं वहाँ के मेरे हजारों जो स्टाफ हैं सबसे मैं फीडबैक लेता हूँ। तो आपको क्यों लगता है कि बीजेपी 70, और क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस की लीडिंग पोजीशन होगी? देखिए, एक सच्चाई है, हम तो वहाँ सिर्फ 14 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो मैं झूठे दावे आपके चैनल पर बैठ के कहूँगा हम नहीं, वो मैं करने भी नहीं दूंगा, बनाने जा रहा हूँ। नहीं, मैं करता भी नहीं, मैं बता देता सबको कि आप 14। मैं आधा प्लीज बोले। वहाँ जो वोट मिल रहा है, सरकार के खिलाफ वोट मिल रहा है, और सरकार के खिलाफ वोट में निश्चित रूप से कांग्रेस वहाँ एक मजबूत पार्टी है। कांग्रेस पहले से सरकार रह रही है, तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या कांग्रेस वहां सरकार बनाने की स्थिति में, आप ऐसा कहना चाहते हो? विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी, इतना दावे के साथ कर सकते। लेकिन एक और तीसरा प्लेयर है वहां पे, जनता दल सेक्युलर, जेडीएस जी, उनका क्या ठिकाना है? इसीलिए मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी। क्यों? बीजेपी उनसे हाथ भी तो मिला सकती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी क्योंकि अब एक और छोटी-छोटी, ये आपके मन की विश हो सकती है कि वो विपक्ष में बैठे, पर एक्चुअल पॉलिटिकल इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। मेरी जो जनता दल के नेताओं से बात होती है, एक मैं और सच्चाई बताऊं ब्रजेश जी, छोटी छोटी पार्टियों के मन में वहम हो गया है, या मन में ये डर समा गया है, वहम तो नहीं कहूंगा, डर समा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस छोटी पार्टी के साथ सरकार बनाने की साझेदारी करती है उसको खाने का प्रयास करने लगती है। शिवसेना और अकाली दल उदाहरण है, इसलिए उस पार्टी को खत्म करने। धन्यवाद राजीव जी, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट में हम आपके बाकी विचार भी सम्मिलित करेंगे। नाजिम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने, प्रतिष्ठित और पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, और कर्नाटका को लेकर उन्होंने काफ़ी अध्ययन भी किया है, दौरे भी किए, और आज विशेष रूप से हमारी डिबेट में उपस्थित है मेरे निवेदन पर। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत लंबे वक्त बाद आपको देख रहा हूँ, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। कैसे हैं आप, और बताइए कर्नाटक के बारे में हम लोगों को। ब्रजेश, मैं कर्नाटक में इस लेग में जब इलेक्शन के लिए आवाज आ रही है ना मेरी? परफेक्ट आ रही, प्लीज गो अहेड। इस लेग में करीब 10 दिन तक जब मैं रहा तो बेंगलोर से ओल्ड मैसूरू और वहां से होते हुए हसन, और फिर हसन से मोडेगिरी, सकलेशपुर, चिकमंगलूर, कोप्पा, तीर्थहल्ली, शिवमोगा, और फिर इस साइड में जो अपना हुबली, धारवाड़ और ये सारे इलाके हैं, इन सबको लगभग
60 से 65% की मैपिंग की हमने, जी और मुझे लगता है कि हर जगह एक बहुत अच्छी बात बहुत दिनों के बाद दिखाई दी कि कांग्रेस हर जगह के ऊपर लड़ती हुई नजर आई। तो यहां तक कि वोकालिगा जो जिनको गौडास कहते हैं, उनके इलाके में भी पूरी शक्ति से लड़ रही है। और अब इसके जो भी माने आप निकालें, और एक चीज जो है कि जब भी कभी आप सड़क के ऊपर गांव में लोगों से पूछें, सैंपल उठाएं, तो उसमें हर आदमी ये कहता है, चाहे वो बीजेपी का, खासतौर से बीजेपी का जो मतदाता है या समर्थक है, वो कहता है कि फाइट है 50-50। तो जब सरकार का आदमी या सरकार के पार्टी का मतदाता 50-50 कहने लगे, तो आप समझ लीजिए कि क्या खेल होगा। तो ये है पूरा प्रमुख मुद्दे क्या रहे जब आप लोग वहां सर्वे करने निकले, सैंपल उठाए, आपने लोगों से बात की, क्या किन इश्यूज पर कर्नाटक के लोग फोकस कर रहे हैं? वो जिसका जिक्र मैं अभी डिबेट की ओपनिंग में कर रहा था, या उसका जो बीजेपी कर रही थी? नहीं, बिल्कुल आप जो कर रहे थे वही मुद्दे हैं, और जो बीजेपी कर रही है वो मुद्दे हैं ही नहीं। मतलब केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, आतंकवाद, ये सारी चीजें जो है वो कर्नाटक का मुद्दा। देखिए, कर्नाटक की डेमोग्राफी समझने के लिए ये समझना होगा कि वहां पे जो लिंगायत है या गौडास हैं या दलित में भी, वो सब लोग जो है वो काश्तकार हैं, और उनका और महंगी क्रॉप है, चाहे कॉफी ले लीजिए, आप ब्लैक पेपर ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, तो सारी की सारी बड़ी महंगी क्रॉप है। और इसकी जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो मुसलमानों का है, जो ट्रेड करते हैं। ओके। तो वो लोग आपस में इतना जुड़े हुए हैं कि उनके बीच में आप डिफरेंसेस ऐसे नहीं पैदा कर सकते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कम्युनल इश्यूज मुद्दा नहीं करते हैं, और राष्ट्रवाद वाला भी सब्जेक्ट उनके बीच बहुत पॉपुलर नहीं है? बिल्कुल, मतलब वहां पे कम्युनलिज्म नहीं हो सकती और राष्ट्रवाद भी नहीं हो सकता। थोड़ी सी बेल्ट है जो मंगलुरु वाली जो है, जहां से हिजाब निकला था और जहां पे रामसेना है जी, या जहां पे बजरंग दल भी है, तो वो इलाका है थोड़ा सा। लेकिन अच्छा, दो चीजें आपने महसूस की कि दिल्ली की दोनों नेतृत्व ने, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी है, जोर पूरा लगाया है। प्राइम मिनिस्टर ने 18 से ज़्यादा रैलियां की, 3 रोड शो किए, राहुल गांधी ने 20 रैलियां की, कितने रोड शो किए, डिलीवरी बॉय तक के साथ बैठ के चले जा रहे हैं। इस बार मैं देखा थोड़ा प्रियंका गांधी को कुछ ज़्यादा तवज्जो मिली कर्नाटक में, ये क्या सही है? यस, और प्रियंका के भाषणों को लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। देखिए, एक चीज भाषण के ऊपर अगर बात कीजिए, बड़ी मजेदार बात है कि मोदी जी जो हैं, वो जब बोलने पे शुरू होते हैं तो वो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलते हैं, बहुत लंबे लंबे, मतलब, और उनका ट्रांसलेशन करना आप समझ सकते हैं कि नहीं, हर नेता वहां ट्रांसलेटर लेके गया था, बिल्कुल ठीक है। हाँ, नहीं, सवाल यह है कि ट्रांसलेशन के लिए बिल्कुल छोटे सेंटेंस होने चाहिए सामने। यस, तो छोटे वाक्य। प्रियंका और राहुल ने वो काम किया जिसमें वो छोटे सेंटेंस बोलते थे। लेकिन मोदी जी जो है, जब वो बोलने पे आते हैं तो उनको, उनका जो धारा प्रवाह है वो इतना ज्यादा है कि उन्हें लगता है शायद कि वो अगर छोटे सेंटेंस में बोलेंगे तो शायद वो अपनी बात को। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव बहुत दिलचस्प है कर्नाटक का, किधर भी बात बैठ सकती है? जी, अलग शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। अमिताभ भूषण जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अमिताभ जी, शुक्रिया। कर्नाटक के बारे में आपका एनालिसिस, अमिताभ जी, गो अहेड। जी, धन्यवाद।
मुझे ब्रजेश जी ये लगता नकवी है साहब को कि जोड़ के रखिएगा भाई। सब लोग बता रहे हैं बोलिए कि अमिताभ जी। कांग्रेस को है जी। बढ़त कांग्रेस को मैं देख रहा हूं और नकवी साहब बेहतर इसकी व्याख्या करेंगे। खास तौर पर ब्रजेश जी जो मैं समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, जो मेरा अपना विश्लेषण है कि इस बार हैदराबाद कर्नाटका रीजन और मुंबई कर्नाटका रीजन, ये दो रीजन चुनाव को निर्धारित करने में बड़ी भूमिका इस दो रीजन की होगी। और जो मैसूर कर्नाटका रीजन है उसके भीतर जो मेरा अपना अनुमान है, मेरी समझ कहती है कि जेडीएस की स्थिति कमजोर होगी और कांग्रेस उस इलाके में इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी 2018 की तुलना में, यह करती हुई दिखाई दे रही है। कारण भी एक्सप्लेन और करिए। हैदराबाद कर्नाटका रीजन में फिर से दोहरा दूं कि उस जी इसमें क्या है, देखिए हैदराबाद कर्नाटका रीजन में खास तौर पर जो बंजारा कम्युनिटी है, जो एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी है, और इधर मुंबई कर्नाटका रीजन में जो मराठा कम्युनिटी है, उसको जब अब 2018 में देखेंगे आप तो वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। इस बार वो परिस्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही है। उसके अपने रीजन है, जैसे बंजाराओं की अपनी समस्या है, उनकी अपनी परेशानी है। एसटी कम्युनिटी का जो झुकाव बीजेपी की तरफ था उसमें कमी आई है, वो वहां पर आपको दिखाई देगा। एससी कम्युनिटी के भीतर भी आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा है। और इधर मराठाओं का अपना जो इशू है, महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, उसका असर भी महाराष्ट्र, मुंबई कर्नाटका का जो रीजन है उस रीजन में उसका असर आपको दिखाई देगा। लिंगायत वोटों के भीतर भी जो आकर्षण पहले था बीजेपी को लेकर इस चुनाव में नहीं, अभी क्यों नहीं है एग्रेशन लिंगायतों का नहीं है उस आकर्षण? वोट के भीतर। येदुरप्पा उनके और- साथ खड़े हैं, एक्टिव हैं। 6 महीने पहले सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी बनाए गए हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल सही, लेकिन येदुरप्पा की जितनी दुर्दशा संभव हो सकती थी बीजेपी के भीतर, उतनी दुर्दशा बीजेपी ने कर दी उनकी। कौन अब सी क्या है, दुर्दशा? बीजेपी जब मुख्यमंत्री अपने बनाया, शेर को खुद ही बकरी बना लड़के को भी दे, शामिल कर तो लिया, उसके टिकट बाद दे अगर- दिया, और क्या बिल्कुल चाहिए दुर्दशा। उनको? तो लड़के उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, उनके लड़के को कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिली और जो पार्टी की राज्य की राजनीति थी उसमें पदाधिकारी तो बनाए गए, लेकिन उनकी कोई वैसी भूमिका दिखाई नहीं दी। येदुरप्पा जब सक्षम थे उम्र के लिहाज से, प्रभाव के लिहाज से, तो उनको हटाया गया और हटाने के लिए एक नहीं कई दफे कोशिश हुई, बीजेपी के भीतर से ही हुई। और उसके बाद बोमई जैसे व्यक्ति को, जो पहले येदुरप्पा के थे, बाद में वो आजकल जो केंद्र में बैठे हैं बीएल संतोष, उनके चहेते हो गए और उन्होंने जिस तरीके से सरकार चलाया, तो जो छवि येदुरप्पा की थी, आप 13 याद कर लीजिए ब्रजेश जी, 9% वोट लेके येदुरप्पा ने अपनी ताकत बताई थी बीजेपी को जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। सीट भी जीत के आए, दो वोट बार प्रतिशत में मुख्यमंत्री लगभग बने 10% उन्होंने बीजेपी लिया, के 9 के लिए। आसपास साउथ विधानसभा की में सीटें ली थी। कर्नाटक से दरवाजा खोला। येदुरप्पा सामान्य राजनेता नहीं है, असाधारण है, असामान्य है, बड़े नेता हैं। आरोप जब तक बिल्कुल। प्रमाणित न हो जाए तब तक क्या कहा बिल्कुल। जाए, पर लेकिन येदुरप्पा बड़े नेता हैं निश्चित तौर पर, लेकिन उनके कद को बीजेपी ने खुद कमतर किया है। उनकी भूमिका कम हुई, ये मैं उसका सहमत साफ- हूं। साफ आपके इस असर पॉइंट से मैं चुनाव सहमत पर हूं। दिखा। लिंगायत बिल्कुल वोटों के ठीक बात भीतर आपने वो कही। एग्रेशन नहीं था। येदुरप्पा को लेकर उस- बीजेपी में वो- असमंजस है, जी, वो बहुत साफ, कभी तो बढ़ाते क्या हैं, है? कभी पीछे लाते हैं। हाँ, तो हाँ, और यही लाभ यहां से आप कांग्रेस को देखेंगे ब्रजेश जी, चाहे बोकालिंगा लीडरशिप की बात हो, कोरबा लीडर की बात हो, या एससी लीडर की बात हो, एसटी लीडर की बात हो, उनके पास ब्राह्मण लीडर की बात हो, उनकी जो लीडरशिप इस समय है कर्नाटका में, वो बीजेपी उसको बीट करने में इस समय कामयाब नहीं है। बीजेपी के पास उस तरीके की रीजनल लीडरशिप अच्छा, नहीं मुझे है एक जिस बात तरीके की बताइए, जब कांग्रेस के देश पास भर है। में कांग्रेस ने का जिस तरीके से जबरदस्त narrative डाउनफॉल बनाया, चल रहा हो, कर्नाटक में ऐसा क्या है कि ये पार्टी इतनी मजबूत खड़ी है? हाँ, ये बहुत अच्छा है ब्रजेश जी। हिमाचल के भीतर भी कांग्रेस सरकार में आई, महज 1% वोट का अंतर रहा और कांग्रेस सरकार में आई, लेकिन कांग्रेस सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर खींचातानी सब लोगों ने देखा। राजस्थान में क्या होता है, मध्य प्रदेश में क्या होता है, पूरे देश ने देखा। कर्नाटक में क्या है, डीके शिवकुमार और सिद्धिरमैया, उनके भीतर समय रहते जो सामंजस्य बना और उसका असर नीचे तक गया। हर खेमे के लोग एक होकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसका असर साफ तौर पर कर्नाटक में दिखाई दिया। गुटबंदी जैसी चीज वहां दिखाई नहीं दे रही थी, उसका समय रहते समाधान कांग्रेस ने किया और कलेक्टिव कहते हैं ना, कलेक्टिव अप्रोच के साथ कांग्रेस ने इस चुनाव को लड़ने का काम किया है, उसका असर है। सिद्धिरमैया का चेहरा बहुत बढ़िया है और डीके शिव कुमार का प्रबंधन, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार है। बाकी के जो लीडर हैं, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हो,
पैसे भी सुना है, उनका अच्छे दलितों के खर्च किए भीतर शुभ प्रभाव, में। राज्य के भीतर उनका अपना असर प्रभाव। जी, तो ऑलराइट, इस तरीके शुक्रिया आपका, से- हमारे साथ अच्छा, बने रहिएगा। मोदी को लेकर ब्रजेश जी मैं वीरेंद्र बात सिंह कहना जी चाहता हमारे हूं। साथ जुड़ चुके हैं। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान दूंगा। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। क्या रिपोर्ट है आपके पास कर्नाटक से, और वहां क्या चल रहा है, किस पार्टी की क्या पोजीशन है? देखिए, लड़ाई तो वहाँ पर त्रिकोणीय है, 3 दलों में ही है। जैसा कि लोग जानते हैं, जेडीएस है और कांग्रेस और भाजपा। लेकिन ये बात सही है कि बेंगलोर एक जाम वाला शहर है, जो दुनिया में जिसको हम आईटी सिटी, आईटी हब के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ लोग घंटों परेशान रहते हैं। और बेंगलोर के बाद अब कर्नाटक की पहचान पैसे वाले राज्य के रूप में रही है, खनिज के रूप में रही है, और भ्रष्टाचार के रूप में अब बात आने लगी सामने। देखिए, कर्नाटक का जो चुनाव है उसमें ये जानकार ये कहते हैं कि ये चुनाव देश की सियासत पर बड़ा असर डालेगा, क्योंकि इससे इसका जो रिजल्ट होगा वो ये तय करेगा कि अब आने वाले वक्त में देश का माहौल कैसा होगा और किधर जाएगा। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 27 पर बीजेपी जीती हुई है, सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस है। तो बीजेपी वहां पर सर्वोच्च स्थिति में रही है। 224 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी वहां सरकार में है। सैचुरेशन का पॉइंट पहुंच चुका है। उससे ज़्यादा बीजेपी क्या प्राप्त करेगी, ये विधानसभा का चुनाव तय करेगा। अगर बीजेपी हारती है तो लोकसभा की उसकी पुरानी स्थिति 27 सीट वाली रह जाएगी, ये बड़ा कठिन हो जाएगा। अगर बीजेपी जीतती है तो स्वाभाविक है कि वो अपनी 27 सीटों को फिर रिटेन करने की कोशिश करेगी। ये बातें आती हैं। लेकिन कर्नाटक में चुनाव में इस बात का भी जिक्र होना जरूरी है कि भाजपा के पास अभी तक भगवान राम पर्याप्त होते थे चुनाव जिताने के लिए। इस बार थोड़ा उनको और सहारे की जरूरत पड़ी, तो बजरंगबली का भी उन्होंने मदद ली है। और अब ये लड़ाई कितनी कठिन है, कितनी टक्कर की है, ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। आज तो चुनाव प्रचार वहाँ समाप्त हो गया है। एक बात आती है कि कर्नाटक में हिंदी बोली नहीं जाती, कम बोली जाती है, कम समझी जाती है। कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, ये भाषाएं बोली जाती। अब यहाँ हमारे यहाँ जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जाते हैं हिंदी में बोलते हैं, फिर एक आदमी उसका अनुवाद करता है, तो भाषण का सारा जोश ही खत्म हो जाता है, उसका सारा असर ही कम हो जाता है, क्योंकि वो स्थानीय भाषा से मेल नहीं कर पाता। अब दक्षिण के राज्यों में बड़ी परेशानी है। दूसरा, जो सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का पलीता है, वो भी एक बड़ी चुनौती है। वहाँ पर कर्नाटक एक बड़ा पैसे वाला राज्य माना जाता है, खनिज से, खनन से बड़ा संपन्न राज्य है। हजारों हजार करोड़ नेताओं ने कमाए हैं। हम लोग तो रेड्डी बंधु के बारे में जानते थे कि वो बहुत अरबपति थे, बहुत हजारों हजार करोड़ के वो आदमी थे। उसके बाद उस तरह कोई नाम हमने सुना नहीं कर्नाटक में। ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री ने 20 के करीब रैलियां की वहाँ। उनके रोड शो भी बहुत लंबे लंबे हुए, 20-20 किलोमीटर के हुए। मोदी एक करिश्माई नेता के तौर पर हैं, वो माहौल बदलने की स्थिति में रहते हैं, सक्षम माने जाते हैं। लेकिन जो दक्षिण भारतीय राज्यों में उनका ऐसा प्रभाव है, ये अब इस चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति को तो चुनाव में ही परीक्षा देनी पड़ती है। बात यह भी आती है कि इस देश में बड़े राज्य कौन कौन से हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये पूरे देश की राजनीति को तय कर देते हैं। इनमें से 50-50 राज्यों में बीजेपी है, 50 राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। अब ये चुनाव परिणाम इस बात को बताएगा कि आने वाले वक्त में 2024 में देश में किस तरह की लड़ाई होगी, क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि
केरल फाइल भी एक पिक्चर आई है, उसकी बड़ी चर्चा है, लेकिन वो हिंदी में है। कर्नाटक के कन्नड़ में या तमिल तेलुगु में डब हुई होती तो शायद इसका कुछ फायदा मिलता, लेकिन अब वो ज़्यादा मामला फैल नहीं पा रहा है। अच्छा, एक नया सिस्टम लोगों ने बताया कि पेटीएम से रुपया दिया जा रहा है कि वोट दे देना, पेटीएम से रुपया लो और वोट दो। ये भी एक नया तरीका इजाद हुआ है। एक एक विधानसभा में बताते हैं कि 50-50 करोड़ रुपया प्रत्याशी खर्च कर रहे अरे हैं। वहाँ बहुत महंगा चुनाव है वीरेन जी, और बड़ा ही हाई वोल्टेज पे लड़ा जाता है। यहाँ 500 वाला में काम चल जाता है, वहाँ नहीं। अभी राजीव राय को किसी ने मैसेज भेजा है, नया रेट आया है 3500, 3,500। हाँ, ऐसे 3,000 से 5,000 के बीच में वहाँ महंगा है वोट का दाम। क्या इधर वाला मसला थोड़ी कि 500 टिका के निकल गए। मैं तो ये कहता हूँ कि यूपी बिहार को ये लोग झूठ मूठ का बदनाम करते हैं। अरे 40 से 65% तक कमीशन दक्षिण के राज्यों में खाया जाता है, और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश और बिहार में है, खाली बस इसलिए कि हमारे यहाँ और यहाँ 500 में काम चल जाता है। और अभी वो दिखा रहे थे 3,500, और अभी चुनाव को देख 2 दिन बाकी है, हो सकता है रेट 5,000 पहुंचे। हाँ, निश्चित सोचो जाएगा। कितना महंगा चुनाव है। लेकिन ये चुनाव बड़ा कांटे का इसलिए कह सकते हैं कि जब मोदी का चुनाव होता है तो उस समय देश का माहौल एक अलग हो जाता है, जहां मोदी को प्रधानमंत्री बना। जहां राज्यों का चुनाव होता है वहां बीजेपी और मोदी कई बार मात खा चुके हैं। ऐसे में ये कर्नाटक का चुनाव स्थानीय फैक्टर्स के, स्थानीय चुनौतियों के आधार पर जो माहौल बना है, उसमें कांग्रेस कोई बड़ा चमत्कार करने जा रही है। अगर ये हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जी वीरेन जी। राहत इंदौरी साहब ने लिखा है, सुनिएगा, कि नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो, और रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे, है तेरा कर्ज मेरी आंखों पर, तूने सपने भी तो बहुत दिखाए थे। बहुत शुक्रिया वीरेन जी। आज नकवी साहब भी हैं, आपको आज जवाबी शेर जरूर सुनने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हमें इनपुट उपलब्ध कराने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। मनीष जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है कर्नाटका की, आपने ऐसे क्या काम किए हैं कि जिससे आप इस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आप सत्ता में वापसी करेंगे? हिस्ट्री बताती है कर्नाटक की, 1985 के बाद किसी पार्टी में दम नहीं थी कि वो सत्ता बैक टू बैक वापस ले पाए। देखिए ब्रजेश जी, पूरी डिबेट को अगर आप रिवर्स करेंगे तो एक भारतीय जनता पार्टी अर्थात मैं ही था जिसने क्या काम किया उस बात को पहले गिनाया, अन्य बातों को बाद में रखा। चूंकि ये हमारे संस्कार में है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार है तो हमको रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए और हमसे भागते नहीं। चूंकि हम जहां भी हमारी सरकार रहती है वहां विकास के हम नए आयाम स्थापित करते हैं। देखिए, अभी नाजिम जी ने एक बात कही, मैं वहीं से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी के भाषण को लोग इंजॉय कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस को ही लोग वहां इंजॉय कर रहे हैं। राहुल जी के जो अपने हरकतें हैं, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं। अच्छा बताइए ब्रजेश जी, अगर इतने अच्छे अच्छे मुद्दे इनके पास होते जो इनके प्रवक्ता चैनलों पे आके बताते हैं, तो ये राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये मुद्दे नहीं समझ में आते। आखिर सांप, जहरीला सांप, ये झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी कि हम सरकार में आएंगे तो पीएफआई को बैन कर देंगे? ये तो हम आप भी जानते हैं पीएफआई बैंड है, पहले से बैंड है। राजीव राय ने जो मुद्दे उठाए थे, मुद्दों का करप्शन वाले मुद्दे, और लाइव एग्जांपल्स दिए थे अपने घर के आसपास की सड़कों का भी। नहीं, हमको लगता है सरकार में आप हैं, आपको जवाब देना चाहिए उसका कि एक नहीं, बिल्कुल देना चाहिए मुझे, मैं दे रहा हूं। देखिए, अभी चुनाव का समय चल रहा है और राजीव जी एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहते थे, क्या रुपए का, और एक वहां पार्टी 14 सीट पर ही लड़ तो रही है, दूसरा एक जिम्मेदार नागरिक भी है। इसकी शिकायत इस वीडियो के साथ इनको चुनाव आयोग से करना चाहिए, भारत समाचार पे नहीं करना चाहिए। आयोग जाना चाहिए गए कि नहीं गए। देखिए, ये सिगुफा छोड़ के राजनीति करना ये छोड़ दें।
वहां हमने विकास किया है। अभी नाजिम साहब बताएंगे कि जो बेंगलुरु से मैसूर का जो हाईवे बना है उस पर वो चले, शायद बता रहे थे मैसूर भी गए, तो उसमें कैसा उनको अनुभव हुआ। तमाम जो सड़क पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जो एयरपोर्ट हमने बनाए हैं पिछले 5 सालों में, 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, आज 7 एयरपोर्ट फंक्शनल है। जो सुपारी किसानों की बात आपने की, मैंने पहले दौर में कहा, फिर कहता हूं कि इंपोर्ट को मिनिमम करके व्यापारी और किसान दोनों को लाभ दिया गया। पर बंगलोर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मुद्दा है, हर कोई जाम से मुकाबिल है वहां पे, आप क्यों नहीं ठीक कर पाए उसको? ये बात ठीक है। देखिए, जो भी बड़े शहर हैं, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व में जो बड़े शहर हैं, जहां निवेश है, जहां आईटी हब है या जहां व्यापार ज्यादा है, वहां थोड़ी इस तरह की समस्या होती है जाम की। कहीं चले जाइए आप, देश में ही नहीं, आप विदेशों में चले जाइए, आप जाएंगे तो निश्चित दिख जाएगा। लेकिन बेंगलोर के लोग जो उनको व्यवस्था चाहिए, जो माहौल चाहिए निवेश के लिए, जो उनको व्यापार के लिए माहौल चाहिए, वो हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। 13 को जब रिजल्ट आएगा तो केवल बेंगलोर की सीटों का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेंगलोर में क्या किया है। अगर आप पर्टिकुलर बेंगलोर की जरूर बात पर नजर रखेंगे। 39 सीट्स बेंगलोर और उसके आसपास की है। दरअसल बेंगलोर और हैदराबाद 2 ऐसे शहर हैं जो सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ये छोटे मोटे राज्य जैसी स्थिति में है और अपने अपने स्टेट में बहुत ही संपन्न शहर हैं ये, बल्कि उन राज्यों की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैदराबाद तेलंगाना को चलाता है और बेंगलोर कर्नाटका को चलाता है। उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मेरे पास। किस दम पर आप ये दावा ठोक रहे हैं? भाई सुना आपने मनीष जी को, इतने काम किए उन्होंने विकास के, कैसे आप वहां सरकार बना लोगे? ब्रजेश जी, ये पता नहीं कैमरे से आ पाएगा कि नहीं, ये बंगलौर का शहर का एयरपोर्ट है। अभी बारिश हुई, पूरा एयरपोर्ट डूब गया, पूरा एयरपोर्ट डूब गया। ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये विकास। ये वो वाला बता रहे जो नॉर्थ कर्नाटका में बाढ़ आई थी, बेंगलोर शहर में एयरपोर्ट डूब गया। सीबर से लेके कोई चीज इन्होंने बनाया नहीं, जो कांग्रेस ने बनाया उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। स्थिति यह है कि बारिश होगी तो हवाई जहाज टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। ये इनका विकास है। और विकास पर वादे किए थे तो मोदी जी तो कह रहे हैं मुझको 91 गालियां दिया, विकास की बात तो नहीं कर रहे हैं कि क्या वादे किए थे, साफ बता रहे हैं, 91 गालियां गिन रहे हैं। बेरोजगार कितने हैं ये मोदी जी ने नहीं किया। आपने भी तो नहीं कहा था कि जोमेटो वाले के साथ स्कूटर पे घूमोगे। हम तो हमेशा से उनके साथ रहे। ये नंदिनी, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड को जो गौरव है कर्नाटक का, ये उसको बेचने की साजिश कर रहे हैं। अच्छा, पिछली बार लड़ाई तो हमने लड़ी ना नंदिनी को बचाने का, लड़ तो हम रहे हैं नंदिनी का। वो कर्नाटका का गौरव भी है और कर्नाटक के लोगों के लिए ये चिपका रहे हो पांडे जी, ये वाला बात तो आप चिपका रहे हो, ये तो आप चिपकाने की कोशिश कर रहे हो पांडे जी। और दूसरी बात ब्रजेश जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तो डेटा है, इनकी सरकार का डेटा है कि कर्नाटका में बेरोजगारी 4 गुना बढ़ गई और आत्महत्या 2 गुना बढ़ गई। किसानों की आत्महत्या वहां पर 2 गुना बढ़ गई और बेरोजगारी 4 गुना बढ़ गई। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ या वो बर्बाद हो गया? और अभी बता रहे थे रेड्डी बंधु को वीरेंद्र जी, लेकिन अभी तो इनके एक विधायक से 8 करोड़ रुपए मिला, कोई जांच हुई क्या? भ्रष्टाचार जब सिर पे चढ़ के बोलेगा, जब रेड्डी बंधु थे मनीष जी, 20 सेकंड, येदुरप्पा थे, उसके बाद राजीव राय के पास, और अब इनके विधायक हैं तब भी। ऑल राइट, थैंक यू। बोलिए मनीष जी, 20 सेकंड। देखिए हमारे विधायक के बेटे के यहाँ जो पैसा बरामद हुआ उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई, उसको ईडी तो पार्टी नहीं से गई? भी निकाला गया। सुन लो पांडे जी, नहीं बताएं, आपको 5,000 चाहिए। बोलिए 5,000 करोड़ रुपए के घपले में 50,000 के जमानती मां बेटे, ये सवाल खड़ा करते उचित नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए कहां भाग गए। अरे पूरी कोशिश कर लिया आपने, पूरे कांग्रेस में चलाते हैं, कोशिश कर लिया, बताओ ना, झूठ बोल रहे हैं। कर भी नहीं 50,000 की जमानती है,
कर भी नहीं चाहोगे। आरोप में 50,000 कोशिश कर लो कर्नाटका की हार के बाद आपका सारा किला ध्वस्त हो जाएगा। मोदी जी भीड़ नहीं मिल रही है। मैं गलत कह रहा हूं, वो जो शुक्ला आप गलत कह रहे हैं। पिलर को बाय बाय। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव को स्क्रीन पे लिए जाए। आप दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद आपस में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव राय को लिए जाए स्क्रीन पे। राजीव थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थोड़ा मैं कर्नाटक की जनता के बारे में भी आपसे, आप रोक दीजिए हमें। थैंक यू, धन्यवाद। ब्रजेश जी आप मुझे टोक दीजिए अगर मैं गलत कर रहा हूं। थैंक यू। मैं जमानती लोग समय बचा तो मैं आऊंगा आपके पास, आपके बाकी विचार भी लूंगा। ओके राजीव राय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो मुझे कर्नाटक की जनता से भी ये बात कहनी है कि बड़े शहर हैं, खासतौर पर बंगलौर वगैरह, 50% से ज़्यादा वोट ही नहीं होता। और अभी अब जब चुनाव है 10 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद वीकेंड है। मेरे तमाम दोस्त हैं जो बंगलौर में, उनको फ़ोन कर रहा हूं तो सब कह रहे हैं मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। लोग वोटिंग में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और फिर कहते हैं कि सरकार ने विकास का काम नहीं किया। इस बात से मैं सहमत हूँ। खाली बेंगलोर नहीं, सारे मेट्रो शहर का नाम देख लीजिए, जरूर लीजिए। एक तो है कि बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं वहाँ बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, जिनके अपने खुद के वहाँ वोटिंग कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और अपने गांव पर भी वोट नहीं दे पाते हैं, वहाँ भी वोट नहीं देते हैं। तो मैं भी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वोटर कार्ड तो होना ही चाहिए। और जब आप विरोध करते हैं, शिकायतें करते हैं, तो लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जाकर आप अपने आक्रोश को व्यक्त कर सकते हैं। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ। लेकिन इन तमाम बावजूद के बाद जो भी वोट पड़ेगा उसमें पीड़ित पक्ष, अभी मनीष जी बता रहे थे, मनीष जी मैं सुधार कर दूं, मैं कोई वीडियो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आज 15 मिनट पहले मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था जिसको मैं दिखा रहा था, और चुनाव आयोग कितना संज्ञान लेता है। उत्तर प्रदेश में हमने कितने वीडियो और कितने सबूत दे दिए। चुनाव आयोग इस समय जो धृतराष्ट्र बन के बैठा है, लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक हो, चाहे आपकी सरकार है हमारी सरकार है। सच्चाई ये है ब्रजेश जी कि कर्नाटक में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कर्नाटक के इस चुनाव के बाद 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। मान के लिख लीजिए, आपके पास समय इजाजत नहीं देता, नहीं तो स्टेज वाइज में कैलकुलेट करके आपको सुना देता। निश्चित रूप से कर्नाटक की जनता परेशान है। कर्नाटक के लोग बहुत ही शांतिप्रिय है। करप्शन एक मुद्दा है, वहाँ बड़ी आसानी से लोग पैसे ले भी लेते हैं, पैसे दे भी देते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में, मैं माफी चाहूंगा अपने कर्नाटक के दोस्तों से, अगर ब्रजेश मिश्रा से बहुत अच्छे रिश्ते हैं तो ब्रजेश मिश्रा चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हो, एक बार राजीव राय से पैसे मांगते हुए शर्म आएगी। लेकिन उनका वहाँ के कल्चर में नहीं होता, जितना क्लोज है उतना आसानी से आप दे दीजिए। लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैंने अपने 25 साल के कर्नाटक प्रवास के दौरान भी कभी नहीं देखा था। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार और सिस्टम रूप से भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा था। तो ये आप कह रहे हैं, ये पब्लिक में भी ये फीलिंग्स है? मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, अपनी तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी तो बात कहूंगा तो समाजवादी पार्टी हो जाएगी। जिम्मेदारी से मैं वहाँ के मतलब अनुभवों को आपके साथ शेयर। येदियुरप्पा का करिश्मा क्यों नहीं काम कर रहा, जिन्होंने विपरीत हालात में 2-2 बार सरकार बनाई, इस बार क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है? एक हमारे साथी कह रहे थे कि येदियुरप्पा को बहुत बेइज्जत किया गया। सच्चाई देखिए, पिछले चुनाव में, इससे पहले वाले चुनाव में मेरे पास वो वीडियो, आप मनीष जी आप कहे तो वो मैं वीडियो सुना दूं, जहाँ माननीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज था कि पूरे देश में येदियुरप्पा से बड़ा भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और इस चुनाव में जब चुनाव की बारी आई तो बजरंगबली के साथ येदियुरप्पा नाम याद आया तो उनको खड़ा करके ईमानदारी पर वोट मांगने लगे। तो आप क्या समझते हैं, जनता की, पब्लिक की याददाश्त इतनी कमजोर होगी? येदियुरप्पा बड़े नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन येदियुरप्पा पूरे तरह से दागों से भरे हुए हैं। एक तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, दूसरे जो रही थे शक्ति थी उसको भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने अपने तो रिटायर हो गए हैं, तो अब अगर रिटायर जीत के भी आते हैं तो क्या उनको तो कुछ मिलेगा नहीं? अमिताभ ठाकुर की तरह जबरिया रिटायर किए गए हैं, नहीं तो 75 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाने के। नाजिम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद है। नकवी साहब, ये येदियुरप्पा फैक्टर से बीजेपी को क्या नुकसान है, और सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, ये दोनों राइवल्स हैं, इनसे कांग्रेस को क्या नुकसान है? देखिए, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, बड़ी हैरत है इस बात की कि पूरे चुनाव में दोनों एक साथ होके, मतलब कोई कंफ्यूजन दोनों के बीच में नहीं था, बड़े मिलके और एकता के साथ लड़ते हुए दिखाई दिया। सिद्धारमैया के लिए मैं ये कहूंगा कि सिद्धारमैया को अपने बच्चे की, जो बेटे के लिए जो शिकारपुरा की सीट थी वो लेने में उनको दिक्कत हो रही थी। बहुत मुश्किल से उनको शिकारपुरा की सीट दी गई
तो और दूसरा यह है कि वोकल लिंगायत में 4-5 सेक्शंस हैं, तो येदियुरप्पा जो है वो हर एक लिंगायत के साथ उतना वो नहीं है, वो तो बहुत ही चोटी के जो लिंगायत हैं उनके ही नेता हैं। जैसे शेट्टर हैं, शेट्टर फैक्टर जो है वो हुबली और धारवाड़ के साथ जो है वो करीब लगभग 25 सीटों के ऊपर प्रभाव डालता है। और बिल्लारी में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है बीजेपी की। तो एंड ऑफ द डे जो वोटिंग पैटर्न है वो जाति समीकरण इन्हीं सब पर जाएगा। जाति समीकरण तो वहां से उसको खत्म नहीं कर सकते। वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये तो। यस, और वो जाति जो है वो सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। जाति में वोकालिंगा में, लिंगायत में, कोरबा में, दलित, एससी, मुस्लिम जो है वो तो मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के ही साथ जाएंगे। और ये जो बजरंग दल वाला। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। मैं अमिताभ भूषण जी को आमंत्रित करता हूं। अमिताभ जी, ये सिद्धारमैया का फैक्टर हो, डीके शिव कुमार हो या फिर येदियुरप्पा, कौन क्या इंपैक्ट डाल रहा है? देखिए, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का जो कोऑर्डिनेशन है उसका साफ तौर पर असर वोकालिंगा समुदाय। वैसे मैं बताऊं, दिल्ली के पत्रकार बहुत हैरान हैं, ये दोनों झगड़ क्यों नहीं रहे हैं? जो दिल्ली से उड़ान भर के जा रहे हैं लेकिन वो बहुत दुखी हैं। कांग्रेस के इनमें झंझट क्यों नहीं हो रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उनके कोऑर्डिनेशन का लाभ आप देखेंगे तो ओल्ड मैसूर रीजन में जो वोकालिंगा का गढ़ है उस इलाके में कांग्रेस अपने प्रदर्शन को बेहतर कर रही है। उसमें डीके शिव कुमार की भूमिका भी है, कांग्रेस संगठन की भूमिका भी है, और उसके भीतर का जो शानदार कोऑर्डिनेशन है उसकी भी एक भूमिका है। कोरबा में देखेंगे तो 8% मत इस बार बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। बंजारा कम्युनिटी जो बीजेपी के साथ हैदराबाद कर्नाटका रीजन में थी वो कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है। दलित कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जब आप पूरा देखेंगे तो देखिए ब्रजेश जी, मैं ये मानता हूं कि चुनाव क्या है, चुनाव नैरेटिव, सर बीजेपी इतनी कमजोर भी नहीं है सर, और टाइम कि सब कांग्रेस के साथ चला जाएगा। पूरा चुनाव बन रहा है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप 2013 में देख लीजिए, कांग्रेस 120 क्रॉस कर गई थी, बीजेपी 40 पर थी जब येदियुरप्पा अलग हुए थे। इस समय जो मैं देख पा रहा हूं कि कांग्रेस खराब से खराब स्थिति में 110 क्रॉस करेगी और बीजेपी बेहतर से बेहतर स्थिति में 85 से 90 तक मैक्सिमम। बहुत शुक्रिया आपका, नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोहरा रहा हूं कि 2 रीजन आप देखिए, जेडीएस की बड़ा रोल होगा, तब तो जेडीएस वाले ही असली खेल करेंगे। मैं तो सबसे कहता हूं उन पर निगाह रखो, असली प्लेयर वही है। जेडीएस 20-22 के आसपास। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस बेहद दिलचस्प और बेहद टाइट पॉलिटिकल डिबेट में आप सबने शिरकत की और अपने अपने विचार रखे। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। 13 तारीख का हमें भी इंतज़ार है कि कर्नाटक में किसके हाथ पर बाजी लगेगी, बीजेपी सत्ता में लौटेगी या फिर कांग्रेस हुकूमत में वापसी करेगी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।